ये है भूतिया घर। यहाँ सब कुछ है अजीब। डर के मारे नीलम आ गई है मंजीत के करीब। सूरज लगा रहा है पाखी को डराने की तरकीब। उपन्यास के इस भाग में सुनते हैं क्या रंग लाएगा रानी प्रभात रोजी का नसीब। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कोमल अग्रवाल और आपके लिए लेकर आई हूँ कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 87वां भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि सभी पिकनिक से वापस लौटते हैं और रुद्राभिषेक में सम्मिलित होते हैं। इधर मंजीत नीलम को पिंटू से बातें करता हुआ सुन लेता है और उसे दोनों के बीच के झगड़े की बात मालूम हो जाती है। नीलम रानी को अपने दिल की बात बताती है और रानी उसे मंजीत को सॉरी कार्ड देने का आइडिया देती है। दोनों शॉपिंग पर जाने की योजना बनाते हैं और प्रीत को पटा लेते हैं। अब आगे। प्रीत को शॉपिंग के लिए मना लिया गया और वह सूरज से मनोहार करने चली। हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे वीर जी, उसने कहा। और हम घूमने, वैशाली ने हरीश की तरफ देखते हुए कहा। हाँ भाई, अब पहाड़ों की रानी के सारे प्लेसेस भी तो एक्सप्लोर करने चाहिए, हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। मंजीत ने भी उन दोनों का साथ दिया। अब क्या करें, पाखी ने असमंजस की स्थिति में कहा। नीलम, रानी और प्रीत शॉपिंग करने के पक्ष में थी और हरीश वैशाली मंजीत के साथ घूमने के। एक काम करते हैं, हम वोटिंग करते हैं, जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो काम पहले करेंगे। पाखी ने अपना वोट वैशाली के पक्ष में दिया और पहले घूमने जाना तय हुआ। आज आप लोगों को गन हिल दिखाएंगे, सूरज ने कहा। आलू सिंह सेवा में हाजिर हो गया था। दूसरा ड्राइवर भी कार का दरवाजा खोलने लगा। पाखी सूरज का कोट लेकर आई और उसे पहनाने लगी तो वह सीटी बजाने लगा। शादी बड़े मजे की चीज है यार, सबको करनी चाहिए। आपका लड्डू मीठा निकला है, किसी और का कड़वा भी निकल सकता है, हरीश ने कमेंट किया। कड़वा निकले तो फेंक दीजिएगा और दूसरा ट्राई कीजिएगा, वैशाली ने जवाब में कहा। नीलम को मंजीत की चुप्पी खल रही थी। उसने उसका ध्यान खींचने के लिए खांसना शुरू किया। मंजीत का ध्यान गया। उसने जल्दी से बोतल निकाली और नीलम की तरफ बढ़ाई। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। बाकी सब उसकी इस एक्स्ट्रा केयर पर मुस्कुराने लगे। सब गन हिल पहुंच गए। रोपवे में बैठना सबके लिए एक अनोखा अनुभव रहा। पाखी आज दूसरी बार ट्रॉली में बैठी थी, इसलिए उसे डर कम लग रहा था और मज़ा आ रहा था। पहली बार तो वह बहुत डरी हुई थी। नीलम और रानी मस्ती करते हुए गाना गाने लगी। हरीश उनका साथ दे रहा था। मस्ताना मौसम है, रंगीन नज़ारा, धड़कन क्या कहती है, समझो इशारा, आज से जानी मन दिल है तुम्हारा। हरीश ने दूसरी पंक्ति गाई और सब एंजॉय करने लगे। वो देखो टेलीस्कोपिक पॉइंट, सूरज ने दिखाया। मेरा प्रीतम दिखे तो मानो, प्रीत ने मजाक करते हुए कहा। प्रीतम को देखने के लिए आंखें खुली नहीं बंद करनी पड़ेंगी भाभी जी, मंजीत ने कहा। तो नीलम को उसकी आवाज़ सुनकर खुशी हुई। वह उससे बात करने का मौका तलाश रही थी। मुझे चाय पीनी है, उसने धीरे से कहा।
मंजीत तुरंत कुल्हड़ वाली चाय पिलाने के लिए सबको एक स्टॉल पर लेकर आया। सब आलू चिप्स और पॉपकॉर्न खाने लगे। मंजीत नीलम के हाथ में कुल्हड़ देने लगा, पर नीलम का ध्यान कहीं और था। चाय उसके हाथ पर जरा सी छलक गई तो उसके मुंह से आह निकली। क्या हुआ, जल गया क्या? मंजीत ने तुरंत ठंडे पानी की बोतल लाकर उसके हाथ पर पानी डाला। किसी का भी ध्यान दोनों की तरफ नहीं था, बस पाखी ही थी जो यह सब दूर से देख रही थी। मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? नीलम ने अचानक पूछा। मैं जिसको दोस्त बनाता हूँ उसकी परवाह करता हूँ, ये मेरे खून में है। मंजीत ने गहरी सांस ली और चला गया। नीलम निरुत्तर हो गई। पाखी उसके पास आई और बोली, मंजीत भैया का दिल मोम का है नीलू, किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने सिवा। नीलम ने मंजीत को देखा जो हरीश से बातें करने लगा था। पाखी फिर बोली, इनसे ज़्यादा नेक दिल इंसान तुझे दूसरा नहीं मिलेगा, एक बार फिर मेरी बात पर गौर करना। कहकर वह सूरज के पास चली गई और उसे सारी बातें बताई। इन दोनों के दिल ऊपर वाले ने जोड़े हैं, अब वो ही रिश्ता करेंगे, सूरज ने कहा। हरीश ने हॉन्टेड हाउस देखने का प्रस्ताव रखा, पर नीलम और रानी राजी नहीं हो रही थी। कावर्ड गर्ल्स, वह बोला तो रानी को जोश आया। ठीक है चलते हैं, पर हम लोगों को अकेला मत छोड़िएगा, रानी ने कहा। प्रीत ने रानी का हाथ थामा और मंजीत ने नीलम की तरफ हाथ बढ़ाया। वह खुशी से उसका हाथ थाम अंदर चली गई। पाखी तो सूरज के साथ खुद को बहुत सेफ महसूस करती थी। इनके होते हुए मुझे बब्बर शेर भी नहीं ले जा सकता, उसने हंसते हुए कहा। वैशाली हरीश की बाहों में बाहें डाले घूम रही थी। इन 2 दिनों में न सिर्फ वे एक दूसरे को समझने लगे थे, बल्कि एक दूसरे का ख्याल भी रखने लगे थे। जितना डर नीलम और रानी को अंदर जाने में लगा, उससे कम ही था वह हॉन्टेड हाउस। यहाँ रात को सिर्फ शैडोज दिखती हैं, दिन में तो यहाँ पर बिल्कुल डर नहीं लगता, एक टूरिस्ट ने कहा। नीलम को अपने पीछे कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह डर के मारे मंजीत के और करीब आ गई। मैंने तो सुना था देहरादून वालियाँ बड़ी बहादुर होती हैं, मंजीत ने फुसफुसाते हुए कहा। हम लोग इंसानों से नहीं डरती, मगर भूतों से तो डरती ही है ना, नीलम ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और मुझसे डर नहीं लगता? मंजीत अचानक पूछ बैठा। अब नहीं लगता, नीलम ने जवाब दिया। पहले लगता था मतलब? दोनों बातें करते हुए काफ़ी नज़दीकी महसूस कर रहे थे। आप इतने अच्छे हैं ना, इसलिए सब डर निकल गया, नीलम ने बात समाप्त की। इधर सूरज पाखी को डरावनी कहानी सुना रहा था। यहाँ एक हस्बैंड ने अपनी बेवफा बीवी का कत्ल किया था, तब से उसकी आत्मा यहाँ पर घूमती है पायल पहनकर तुम्हारी तरह। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, पाखी ने कहा। हरीश भी रस लेता हुआ बोला, मर्दों को खाना बनाना तो आता नहीं ना, इसलिए बातें बनाते हैं। शॉपिंग करने के लिए सब एक मॉल में गए, जहां नीलम ने एक म्यूजिकल सॉरी कार्ड बाय किया। रानी ने प्रभात के लिए एक फ्रेंच परफ्यूम बाय किया। सूरज पाखी को गर्म कपड़े दिलवा रहा था। प्रीत ने अपने ससुराल वालों के लिए ढेर सारे तोहफे खरीदे, जैसे कैप्स, ग्लव्स, हैंडमेड चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ। मंजीत और हरीश किसी खास के लिए कुछ खास खोजने में व्यस्त लग रहे थे। बेल्जियम की राजकुमारी के पास ऐसा ही आईना था मैडम, ये उसकी नकल है, एक सेल्समैन नीलम और रानी से कह रहा था। नीलम को आईना बेहद पसंद आया।
उसे इस आईने में दिलचस्पी ले मंजीत वहां गया और उसने उस नक्काशीदार अद्वितीय आईने की कीमत पूछी। सेल्समैन प्राइस टैग दिखाने लगा। बैड लक, रानी ने दाम देखकर कहा। इतना छोटा सा आईना 3000 का, हमें नहीं खरीदना। कहते हुए नीलम आगे बढ़ गई। रानी भी उसके साथ हो ली। हरीश वैशाली के लिए हाई हील्स पसंद कर लाया था। उसे जूतों का डब्बा पकड़ा देख सब उसका मजाक उड़ाने लगे। उसने खोल कर दिखाया तो पाखी बोली, आपको डर नहीं लग रहा कहीं इससे आपकी धुलाई हो गई तो? वैशाली उसके पीछे ही खड़ी थी। उसने उसे पिंच किया। हमने सोचा कि ये आपकी शादी पर हमारे जूते लिए फिर रही थी ना, तो हमें भी तो इन्हें जूतियां पहनानी चाहिए। कहते हुए हरीश ने सैंडल निकालकर वैशाली के पांव के सामने रख दी और उसे पहनाने लगा। वह थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने सैंडल पहन ली। सूरज और मंजीत सीटी बजाने लगे। हाउ रोमांटिक, लड़कियों ने खुशी जताई। मंजीत ने प्रीत से साठ गांठ कर नीलम के लिए लाया गिफ्ट उसके सामान में रखवा दिया और सब वापस चल पड़े। तू क्या पहनेगी रानी? पाखी ने सूटकेस उलट पुलट करती रानी से पूछा। वह सारे कपड़ों को निकाल इधर उधर बिखेर कर उदास सी बैठी हुई थी। वही तो समझ नहीं आ रहा है पाखी दीदी, तो चल मेरे साथ, मैं देती हूँ। पाखी उसे उसी कमरे में ले गई जहाँ उसकी वेस्टर्न ड्रेसेस की अलमीरा थी। रानी की तो आंखें विस्मय से फटी रह गई। इतने महंगे और अत्याधुनिक विदेशी कपड़ों का खजाना उसके सामने था। आप ये सब क्यों नहीं पहनती? उसने भोलेपन से पूछा। दिमाग खराब है क्या? इतने लोगों के बीच में ऐसे कपड़े पहन सकते हैं? पाखी ने कहा। रानी के लिए उसने एक ब्लू जीन्स और साथ में लेमन येलो के चिकन का बोट नेक का कुर्ता निकाला। साथ ही उससे मेल खाती ज्वेलरी भी थी। कहीं उनकी माताजी को पसंद नहीं आया तो? रानी ने शंका जताई। यहाँ मसूरी में तो लड़कियां ऐसे ही परिधान पहनती है। वो रोजी और लिली को देखो, और प्रभात के साथ उनकी अच्छी दोस्ती भी तो है। पाखी ने बताया तो रानी के मन में रोजी को कंपटीशन देने का कीड़ा कुलबुलाने लगा। वह उत्साह से बनने संवरने लगी। सभी को आशा थी कि रानी और प्रभात का रिश्ता आज पक्का हो ही जाएगा। प्रभात के कई फोन आ चुके थे। उसकी माताजी अतिथियों की प्रतीक्षा में आंखें बिछाई बैठी हैं और अपनी बहू यानी कि पाखी की मुंह दिखाई करना चाहती हैं। प्रभात ने सूरज को सब बता दिया था। रात के 8 बजे जब वे झिलमिलाती रोशनी से सजे एक पक्के मकान में दाखिल हुए तो प्रभात, लिली और फ्रांसिस के साथ उनकी अगवानी में खड़ा मिला। तुम लोग भी यहाँ हो? सूरज ने खुश होते हुए सबसे हाथ मिलाया। आपका साथ इनफॉर्मल मीटिंग का गोल्डन चांस हम कैसे मिस कर सकता था? लिली ने कहा और सभी का अभिवादन किया। सभी लोग अंदर गए। प्रभात की माताजी बिल्कुल किसी तपस्विनी सी लग रही थी। माथे पर सफ़ेद चंदन का टीका, गले में तुलसी की माला और हाथ में सादे कड़े, मगर वैधव्य का दुख कहीं नहीं था उनके चेहरे पर। इतना तेज था उनके मुखमंडल पर जैसे वर्षों से साधना में लीन किसी सन्यासिनी का हो। सूरज और पाखी ने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए। उनकी आंखें दियों के समान रोशन हो गई। ईश्वर आप लोगों का मंगल करे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। हमें भी आशीर्वाद दीजिए आंटी, कहते हुए वैशाली हरीश को धर लाई। मुझे बिगड़ने का और इन्हें सुधरने का, हरीश ने कहते हुए उनके पैर छुए तो वह खिलखिलाई। आप दोनों सदा मुस्कुराते रहें, माताजी ने आशीर्वाद दिया। मंजीत आगे बढ़ा तो रानी ने नीलम को धकेला। इत्तेफाक से दोनों ने एक साथ माताजी के पैर छुए। कितनी सुंदर जोड़ी है, उन्होंने कहा तो नीलम सकुचाई
और मंजीत भी आंखें चुराता हुआ किनारे हट गया। प्रीत और झुमकी भी आए और उन्हें भी आशीर्वाद मिला। इसे तो जल्दी से मम्मी बनने का आशीर्वाद दीजिए आंटी, पाखी ने छेड़ा। और हमको मसूरी में रहेगा। झुमकी ने खुद ही अपनी पोल खोल दी। अच्छा, तो राम भली करे पर दिल अटक गया है झुमकी देवी का। हरीश ने मजाक किया। दिल नहीं झुमका। प्रभात ने संगीत वाले दिन की बात याद दिलाई। ये रानी है ना? माताजी ने सबसे अलग थलग खड़ी रानी को देखकर पूछा। इधर आओ बेटी। रानी उनके पास आई और जैसे ही वह उनके पैर छूने को झुकी, उन्होंने उसे गले से लगा लिया। मैंने तुम्हारी माताजी को वचन दिया है, तुम ही बनोगी मेरे प्रभात की दुल्हन। प्रभात को ऐसा लगा जैसे उसके आसपास सब कुछ डार्क हो गया हो और उसके पैर जमीन पर नहीं हैं। मंजीत को भी धक्का लगा। फ्रांसिस हक्का बक्का सा रानी तो कभी प्रभात को देखने लगा। लिली की तो जान ही सूख गई। चारों को छोड़कर बाकी सब खुशी से ताली बजाने लगे और रानी का चेहरा बेल्जियम की राजकुमारी सा दमक उठा। अब क्या करे प्रभात दोस्तों, उसकी जिंदगी में तो ऐसा भूकंप आया कि सब कुछ तिनके सा बिखर गया है। एक ही पल में रोजी को लेकर उसके सारे सपने जल रहे हैं और वो बेबसी से उन्हें जलता हुआ देख रहा है। सचमुच कितना मजबूर हो जाता है इंसान रिश्तों को निभाने के चक्कर में, और इसी वजह से देनी पड़ती है उसे अपने सुखों की बलि। क्या प्रभात अपनी माताजी के वचन के लिए देगा अपने प्रेम का बलिदान? ये तो पता चलेगा बाद में। फिलहाल तो आप खाइए काफुली की दाल और फ्राइड राइस प्रभात के घर डिनर पर। डिनर के बाद लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि डिनर कैसा लगा आपको। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन भी दबाइए और क्विक अपडेट्स पाइए। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।